नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं अंकित बंसल और हर्षु सर लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। तो आज हम इसमें बात करेंगे विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की। तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं सीरीज को। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के साथ साथ आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और वीडियो को थोड़ा सा आगे शेयर भी कर दिया करें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की सीरीज को। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। यानी कि ये बात कर रहा है ग्रोथ की, बात कर रहा है ग्रोथ की। और ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। किसकी बात कर रहा है, ग्रोथ की। मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। तो ये किसकी बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है। ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और मापा किसे जा सकता है विकास के आयाम में, सिर्फ शारीरिक विकास को। संवेगों को मापा नहीं जा सकता, संज्ञान को मापा नहीं जा सकता, नैतिकता को मापा नहीं जा सकता। यानी कि मापा नहीं जा सकता अर्थात इसके लिए कोई यूनिट नहीं है, कोई इकाई नहीं है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि इतने ग्राम नैतिक विकास हो गया, कि इतने मीटर संवेगात्मक विकास हो गया, कि इतने सेंटीमीटर संज्ञानात्मक विकास हो गया। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब जिसको मापा जा सकता है वो वृद्धि है। और शरीर के आकार में वृद्धि कैसी होती है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। तो इसका कौन सा सही हुआ दोस्तों, पहला, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। दोस्तों किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में होता है कि बालक अपने जो समूह बनते हैं, उसके समवयस्क समूह जो होते हैं, उसके साथी जन जो होते हैं, जो उसके परमानेंट दोस्त बन जाते हैं बाल्यावस्था में, उनका एक सक्रिय सदस्य हो जाता है। अब उसमें उसकी भागीदारी बढ़ जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ ही आ रहा होता है, जा रहा होता है, खा रहा होता है, पी रहा होता है, सब कुछ। यानी कि वहाँ बिल्कुल सक्रिय हो जाता है, यानी कि क्रांतिकारी अवस्था हो जाती है। तो दोस्तों के साथ मिलकर वो रिवॉल्यूशन करने के लिए भी तैयार होता है, बदलाव के लिए भी तैयार होता है। तो इसका पहला क्या है, सही। दूसरा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि हाँ, इस अवस्था में व्यक्ति के पास बहुत सारे संवेग इकट्ठे होकर आते हैं। जहाँ वो बाल्यावस्था में क्या होता है, सेम जेंडर फ्रेंड बना रहा होता है, वहीं अब किशोरावस्था में क्या होता है, उसका विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होना आरंभ हो जाता है। अगला, विशिष्ट रुचियों में विस्तार। जब सीखने के बहुत सारे आयाम इकट्ठे होंगे, नई नई चीज़ों को देखेगा, तो विशिष्ट रुचियों में भी क्या होगा, विस्तार। अगला जो है, मैत्री संबंधों में भारी कमी। अगर मैत्री संबंधों में कमी होगी तो क्या वो अपने समूह का सक्रिय सदस्य हो पाएगा, क्या समूह बन पाएगा। तो दोस्तों इसके 3 तो लक्षण हैं किशोरावस्था के, और कौन सा नहीं है, मैत्री संबंधों में भारी कमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सी, मैत्री संबंधों में भारी कमी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। किशोरावस्था में मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। अभी मैंने बताया कि सीखने के क्षेत्र बढ़ते हैं, रुचियां बढ़ने लगती हैं, बहुत अधिक क्षेत्र बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। याद रखिएगा, किशोरावस्था में मानसिक व बौद्धिक विकास कैसा होता है, बहुत शीघ्रता से, बहुत अधिक मात्रा में। कहा जाता है कि 14 वर्ष तक मानसिक विकास क्या होता है, वो लगभग पूर्ण हो जाता है। और लगभग बुद्धि का विकास जो है वो 16 से 18 या 20 वर्ष तक अपनी उच्चतम एकदम टॉप लेवल पर होता है। तो किशोरावस्था में मानसिक विकास और बौद्धिक विकास बहुत अधिक मात्रा में और शीघ्रता से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। बात कर रहे हैं संवेग की और सोशल डेवलपमेंट की, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ऐसी बात किसने कही, तो ये बात है क्रो एवं क्रो की। याद रखिएगा इस बात को, क्रो एवं क्रो ने कहा कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ
चलते हैं। जैसा समाज का विकास होता जाएगा वैसे वैसे संवेगों का भी विकास होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। इस बार 30 में से 30। बच्चे के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। फिर वो कम होकर कितनी हो जाती है? 270। कई जगह 270 लिखा हुआ है, कई जगह 300 ही लिखा हुआ है। कितनी होती है? 300। जब बच्चा अपनी बाल्यावस्था में आता है तो हड्डियों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, 350 हो जाती है। लेकिन जब बच्चा अपनी किशोरावस्था में आता है तो हड्डियों की संख्या घटकर कितनी रह जाती है? 206। कितनी हो जाती है? 206। किशोरावस्था के बाद हड्डियों की संख्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, 206 रह जाती है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या किस प्रकार का विकास है? तो संवेदना होगी कहां, कहां से आएगी? इमोशंस की बात कर रहे हैं। तो इमोशंस के लिए यहां पर मानसिक विकास, शारीरिक विकास तो ये हो ही नहीं सकता। भाषा के विकास से भी इसका कोई संबंध नहीं है। अब 2 पॉइंट बचते हैं, सामाजिक विकास और मानसिक। तो इमोशंस जो है वो अब इसमें कौन सा ब्रॉड आयाम लिए हुए है, कौन सा बड़ा आधार लिए हुए है, हम इसको देखते हैं। तो सामाजिक विकास क्या करेगा? सामाजिक विकास आपको सोशल वैल्यूज सिखाएगा। और सोशल वैल्यूज आप सीखेंगे कैसे? मानसिक विकास से। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, किस प्रकार के विकास संबंधित है? मानसिक विकास से। आपका मेंटल लेवल जितना उच्च होगा, आप चीज़ों को जितने अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप संवेदनशील हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो एक व्यक्ति हैं जो भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। और अर्ली चाइल्डहुड में कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के भाषा का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, सर्वाधिक स्पीड से होता है। नोम चॉम्स्की भाषा के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बच्चा कुछ भाषाई गुणों को लेकर पैदा होता है जो यूनिवर्सल है, वो सबके साथ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नोम चॉम्स्की। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपरों में से और अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके बनाए हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं आपसे मुझे उम्मीद है कि यहाँ से विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो वो मेरी इन क्वेश्चन सीरीजों के माध्यम से ही आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष की आयु में बालक का भार जन्म के समय के भार के अनुपात में, 1 वर्ष की आयु की बात कर रहा है, और 1 वर्ष की आयु में बालक का भार जन्म के समय के भार के अनुपात में कितना होता है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब बालक का जन्म होता है, जब वो जन्म लेता है, जन्म के समय बालक का जो वेट है वो होता है लगभग 7 से 8 पाउंड। कितना होता है? 7 से 8 पाउंड जब बालक जन्म लेता है। जब बालक जन्म की आदि अवस्था के पास आता है तो वो लगभग 2 गुना हो जाता है, और जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो भार बढ़कर कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो 1 वर्ष की आयु में बालक का भार जन्म के समय के भार के अनुपात में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। यानी कि 7 से 8 पॉइंट से जो स्टार्ट होता है वो लगभग कितना हो जाता है? 22 से 23 या 23 से 24 पॉइंट के आसपास वो पहुंच जाता है। तो जन्म के समय बालक के जन्म का भार कितना होता है? 7 से 8 पॉइंट होता है। और करीब अगर जाना चाहते हो तो और करीब मैं इसका एकदम फिक्स आंसर बताऊं तो वो होता है लगभग 7.5 पॉइंट। तो दोस्तों 1 वर्ष की आयु में बालक के जन्म का समय के भार के अनुपात में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बात कर रहा है शारीरिक विकास के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, ग्रंथियां, क्लेट्स की बात कर रहा है, ठीक है, मांसपेशियों में ग्रोथ की बात कर रहा है, नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, और ये सब किससे मतलब रिलेटेड हैं? ये आपके सब फिजिकल डेवलपमेंट से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट से। तो इसका आंसर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने बताया है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में स्नायुमंडल की बात की है, आपसे मांसपेशियों की बात की, ग्रंथियों की बात, इन सब की बात मैं आपसे वीडियो के माध्यम से कर चुका हूं। तो अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी विकास से संबंधित जो भी वीडियो आप मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप उन्हें देखें और आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? बात कर रहा है किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो किस आयु की बात कर रहा है? यानी कि मैंने अभी आपको बताया उच्चतम सीमा, तो वो लगभग कितने वर्ष तक पहुंच जाता है? अगर बात की जाए हो जाता है, यानी कि लगभग पूर्ण 14 वर्ष तक। उच्चतम सीमा तो बुद्धि के लेकर बात करता हूं, तो बुद्धि के बारे में बात की गई, तो बुद्धि के बारे में जब बात की गई, तो बुद्धि के बारे में मानसिकता की बात की गई, तो कहा गया कि 16 से 18 वर्ष तक कैसे चलता है? लंबवत चलता है। उसके बाद कैसे हो जाता है? क्षैतिज हो जाता है। वहीं कुछ एग्जामों ने क्या माना, बहुत सारी जगह कई बार क्या माना गया कि 20 वर्ष की आयु तक बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर के साथ जब जाएंगे तो ये कह रहा है अपनी हाईएस्ट लेवल पर, टॉप पर, तो इसका आंसर होगा 15 से 20 वर्ष की आयु। यहाँ पर वो अपने एकदम टॉप लेवल पर होता है, यानी कि एकदम टॉप। अब यहाँ पर पूर्ण मान लिया जाता है लगभग, अब वो अपनी उच्चता को प्राप्त कर लेता है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो 14 वर्ष की आयु तक। अगर आपके पास ऑप्शन सिंगल वर्ड में हो, सिंगल नंबर में हो, तो अलग वो क्या है? 14 वर्ष की आयु तक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है? तो दोस्तों शैशवावस्था, यहाँ पर 3 अवस्था हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब इन तीनों में इंटरकनेक्ट किया जाए तो शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में कम होती है और बाल्यावस्था से फिर बढ़ जाती है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो इसका आंसर क्या होगा? किशोरावस्था में। किशोरावस्था के आरंभ में तो तीव्र दिखती है, लेकिन फिर ये कम होती जाती है। तो इसका आंसर क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के आरंभ में ये तीव्र दिखती है, लेकिन फिर ये कम हो जाती है। तो इसका उत्तर हुआ कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत का मतलब क्या है? इनके अपेक्षाकृत, आपस में आपको कंपेयर करना है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बाल्यावस्था। जबकि हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ कहाँ होती है? हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ होती है आपकी कहाँ? गर्भावस्था में, और उसके बाद फिर किशोरावस्था में। तो इसका आंसर क्या हुआ? बाल्यावस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो शिक्षार्थी का सामाजिक सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और सोशल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण कड़ी निभाते हैं बालक के लिए कौन? बालक का परिवार। कौन निभाता है? बालक का परिवार, उसकी फैमिली। तो शिक्षक का रोल खत्म, खेल का रोल खत्म, सुरक्षा वाली बात भी खत्म, क्योंकि ये सामाजिक विकास की बात कर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्वेश्चन निभाई अभिभावक। तो आपको समझ में आ गया होगा सामाजिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? अभिभावक निभा रहा है, पेरेंट्स निभा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए। अब बच्चे को प्रशिक्षित करना है तो बच्चे के दोनों तरह की प्रकृति, शारीरिक और मानसिक, यानी कि वो फिजिकल रूप से कितना सक्षम है और मानसिक रूप से कितना सक्षम है, उस आधार पर बच्चे को हमें क्या करना है? प्रशिक्षित करना है। अभी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है और हम उसे कह रहे हैं नहीं तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी है, सीख सकता है? नहीं सीख पाएगा। किसी व्यक्ति की मानसिकता में मानसिक रूप से वो परिपक्व नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, और आप उससे कह रहे हैं कि आप इस बात का निर्णय देकर बताएं, और एक समस्या उसके सामने रख दी और जजमेंट के लिए उसको बैठा दिया, तो क्या वो व्यक्ति जजमेंट दे पाएगा? मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति क्या पूरी तरह से जजमेंट दे पाएगा? नहीं। यानी कि जिसके पास मेंटल मैच्योरिटी ना हो, फिजिकल मैच्योरिटी ना हो,
तो फिजिकल मैच्योरिटी नहीं होगी तो शारीरिक संबंधित कोई भी कार्य करने में उसको दिक्कत होगी, मेंटल मैच्योरिटी नहीं होगी तो मानसिक संबंधी कार्य करने में उसको दिक्कत होगी। तो बच्चे को प्रशिक्षित करना है, और प्रशिक्षित करने के लिए पहले हम उसको क्या देखना है, इसका फिजिकल लेवल कितना है और मेंटल लेवल कितना है। जितना फिजिकल लेवल है उतना हम उस पर दबाव बना सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आप रबड़ है, रबड़ को खींच रहे हैं, हाँ मानते हैं खींची जा सकती है, लेकिन एक लिमिट तक ना, उससे ज़्यादा हम उस रबड़ को नहीं खींच सकते। एक सीमा तक उसको खींचा जा सकता है, तो एक सीमा तक ही तो दबाव बनाया जा सकता है। अब बच्चे के पास शारीरिक रूप से कितनी क्षमता है, मानसिक रूप से कितनी क्षमता है, हम उतना ही तो उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं। उसी तरीके से तो हमें उसको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, यानी कि जिसकी जैसी आवश्यकता उसको वैसा प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से कमजोर, हम उससे कह रहे नहीं आपको रेस लगानी है, वो कमजोर है, उसको चलने में दिक्कत हो रही हो, आप कह रहे हैं रेस लगानी है, कैसे हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षक को क्या जांच करनी चाहिए, पहले उसकी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता दोनों की जांच करनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए व बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ कर देता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था की बात कर रहे हैं ये, यानी कि ये बात कर रहे हैं चाइल्डहुड की, अर्ली चाइल्डहुड कह देता हूँ। तो शुरुआत कहाँ से हुई बालक की, शुरुआत हुई शैशवावस्था से हुई। शैशवावस्था में जो मेन एजेंसी है, वो मेन एजेंसी क्या है, मेन एजेंसी क्या है बालक के पास, मेन एजेंसी उसका क्या है, फैमिली, परिवार है। फिर बालक थोड़ा बड़ा हुआ, मेन एजेंसी क्या होगी, उसका स्कूल हो गया, क्या हो गया, विद्यालय। तो इस अवस्था में बालक कहाँ पर रुचि लेना आरंभ कर देगा, अब वो विद्यालय में रुचि लेना आरंभ कर देगा। विद्यालय में उसके दोस्त बन जाएंगे, शिक्षकों से जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर किस में रुचि लेगा वो, इस अवस्था में किस में रुचि लेता है, विद्यालय में। अभी वो विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित नहीं होता, शरीर से उसको कोई नहीं, धर्म को वो नहीं जानता प्रॉपर, ठीक है। तो अभी वो कहाँ लेगा, विद्यालय में, स्कूल में। तो इस अवस्था में बालक कहाँ रुचि लेता है, विद्यालय में। इसका आंसर कौन सा है, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे एक और बात बताता हूँ। इस क्वेश्चन में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्या बोला, विद्यालय किया। क्या बोला, विद्यालय की आयु बोला है। तो इसलिए कहां पर रुचि ले रहा है, विद्यालय में रुचि ले रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जिसमें मैंने बताया था शारीरिक विकास के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। चलो देखते हैं, हमें कुछ नहीं आता उस हिसाब से। समायोजन मानसिक क्रिया है, अभिप्रेरणा भी मानसिक है, स्मृति भी मानसिक है, तो बचा कौन, स्नायुमंडल, नर्वस सिस्टम। अगला मैं आपसे समायोजन की भी बात करूंगा, अभिप्रेरणा की भी बात करूंगा। मेरी वीडियो में आपसे इसके बारे में बात कर भी रहा हूं, आप वीडियो को देखना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। आज मैंने क्वेश्चनों की संख्याओं को थोड़ा सा बढ़ाया है। अभी लास्ट क्वेश्चन जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें आपको 15 क्वेश्चन मिले थे, आज हमने इसकी संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। सीरियस होकर आप वीडियो को पूरा देखा करें, ध्यान से देखा करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छी लग रही है, आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ थोड़ा सा आगे शेयर भी कर दें, जिससे कि अन्य छात्रों को भी इसके लाभ मिल सकें। थोड़े से इमोशंस होने चाहिए ना, संवेदना होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, और भी करीब बात करूं तो नैतिकता भी तो थोड़ी सी होनी चाहिए ना, मॉरलिटी। तो अपना भला ही नहीं, दूसरे का भला भी होना चाहिए भाई, सबका भला सोचना चाहिए ना। नैतिक भावना, मोरल फीलिंग आपके पास होनी चाहिए। वो फीलिंग आपको बताएगी कि यार नहीं, मेरा भी, मेरा सिर्फ मेरा ही नहीं, अन्य का ही भला। आप बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए हो, तो आपको सबका भला देखना है, तो आगे भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भैया मानसिकता की बात कर रहा है, और मानसिकता पर प्रभाव वंशानुक्रम का भी पड़ता है। बता चुका हूँ वीडियो में आपको, स्मृति, चिंतन, ये जैसे शब्द हैं, सब पर प्रभाव किसका पड़ता है, वंशानुक्रम का भी प्रभाव इस पर पड़ता है।
परिवार के वातावरण का इम्पैक्ट इस पर होता ही है। और हाँ बिल्कुल, परिवार की सामाजिक स्थिति का भी इस पर प्रभाव होता है, वातावरण का हिस्सा है। भाई किसी के परिवार की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, सोशल फिनोमेना ऐसा है कि उसके परिवार को लोगों ने कैसा कर रखा है, लोगों ने उसके परिवार को क्या कर रखा है, शोषित कर रखा है, शोषण कर रहे हैं, तो वो उसके लिए समाज के प्रति कैसा नज़रिया हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, वो समाज के लिए नेगेटिव सोचेगा, वो समाज नामक संस्था को ख़त्म कर देना चाहेगा, तो मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अब मुझे बार बार नहीं कहना चाहिए कि आपके लिए उपयोगी होगी, आप खुद समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए उपयोगी होने वाली है। अगला, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, सक्रियता आ जाती है। तो यहां पर बात है सक्रिय सदस्य होने की। अब क्योंकि यहां पर किशोरावस्था नहीं है, ठीक है, किशोरावस्था में क्या है, किशोरावस्था में बालक अपने उस समूह में क्या हो जाता है, एकदम सक्रिय भूमिका निभाता है। लेकिन वो इससे पहले ही बाल्यावस्था से में ही क्या होने लग जाता है, सक्रिय सदस्य। फ्राइड ने बताया, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था को गैंग एज बोलते हैं, समूह की आयु। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक उत्तर बाल्यावस्था और एक पूर्व बाल्यावस्था, प्री गैंग। तो पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड जो है इसको हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, प्री प्री गैंग एज, यानी कि पूर्व समूह की आयु। तो पूर्व समूह की आयु कौन सी होगी, पूर्व बाल्यावस्था। तो समूह की आयु कौन सी होगी, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था। शैशवावस्था तो इसका आंसर हो नहीं सकता, तो इसलिए उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकता, दो चीजों में बात फंस रही है। तो उत्तर बाल्यावस्था इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में इसको पूछा है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं देने वाला हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, और अगली वीडियो के माध्यम से मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि बालकों को जब गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। यानी कि ये बात यहाँ पर पूरी हो गई। ये कह रहा है क्या, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। कुछ लोगों का कहना है कि बालक जब गुस्सा में आ जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो वो खेलने के लिए जब चला जाता है, यानी जब तक उसको पहले ऐसा महसूस नहीं होता, जब तक वो अच्छा फील नहीं करता, तब तक वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। उसके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित हो रहा है। तो यहां पर प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, सबलीकरण। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को उम्मीद करता हूं कि आप मुझे देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे, और अगर आपको नहीं आता तो अगली वीडियो के माध्यम से मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं आपके पास छोड़ के जाता हूं। अगला क्वेश्चन, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ की उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो अब बता चुका हूं, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है, 3-4 सिद्धांत और हैं, जैसे कि निरंतरता का सिद्धांत मैंने बताया था। विकास कैसी प्रक्रिया है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलता रहता है, कंटिन्यूटी है विकास। अगला क्या है, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, यानी कि जब भी हम आरंभ करते हैं तो पहले किसी भी चीज़ की जनरल नॉलेज हमारे पास होती है, सामान्य ज्ञान होता है, मतलब उसके बारे में विशिष्टता नहीं होती, स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती। यानी कि आपको जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो हर टीचर के पास क्या है, हर टीचर के पास सामान्य ज्ञान तो है, लेकिन वो जिस विषय को पढ़ा रहा है उसमें क्या है, वो स्पेशलाइजेशन है, विशिष्ट है। तो सामान्य से विशिष्टता की ओर जाता है विकास। पहले आपको जनरल चीज़ें पता चलती हैं, फिर हम उसके छोटे छोटे पार्टों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।
व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का मतलब क्या है, हर व्यक्ति अपनी के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं। हर व्यक्ति के पास शारीरिक विकास सबका अलग अलग तरीके से हो रहा होता है, यानी किसी की लंबाई ज़्यादा, किसी की कम, किसी का कभी हो रहा होता है, किसी का बहुत मानसिक विकास, कोई बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि, तो सबका व्यक्तिगत, सबके पास क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, एकीकरण का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण की कुशलता की बात कर रहे हैं, तो शिक्षण कुशलता श्याम पट पर लिखना भाई टीचर को आना चाहिए, प्रश्नों को हल करना भी टीचर, भाई बच्चा है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, आपसे सवाल पूछेगा, आप सवाल के उत्तर ही ना दे पा रहे, उसकी जिज्ञासा को शांति नहीं कर पा रहे, आप खुद एजिटेट हो रहे हो, तो आप शिक्षण कहाँ करा पा रहे हो? ठीक है, फिर प्रश्न पूछना, तो ये सब क्या होनी चाहिए, शिक्षण कुशलता से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हुआ, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर क्वेश्चनों की संख्या को हम बढ़ा देंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम दी एक्सीलेंस क्लासेज ही है। फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़ सकते हैं दी एक्सीलेंस क्लासेज के माध्यम से। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो, किसी का भला तो हो, कोई और भी देख ले, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलें। वीडियो को पूरी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर हम आपके पास आएंगे अगली वीडियो के साथ, कुछ और अच्छे और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।